Namaskar and welcome to the second video in the series of best mutual funds of India for year 2024। अब ये सेकेंड वीडियो है। आपको पहला वीडियो लार्ज कैप वाला आपने देख लिया ना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया के बेस्ट मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को। ये मेरी फेवरेट कैटेगरी है और इसलिए ये वीडियो मेरा फेवरेट वीडियो। आई थिंक ये वो कैटेगरी है जहां रिस्क और रिवॉर्ड का ना परफेक्ट बैलेंस होता है। ये वो फंड्स हैं जो ज्यादातर लोगों को सूट करते हैं। फंड मैनेजर को भी इसमें डेप्थ मिलती है, मार्केट में अपना टैलेंट दिखाने की डेप्थ मिलती है, कंपनी सही पिक करने की। तो ये ओवरऑल कैटेगरी मल्टी कैप हो, लार्ज कैप हो एंड मिड एंड लार्ज कैप हो, ये तीनों ही फंड क्लासिफिकेशन मुझे काफी पसंद है। इसलिए ये सारे जो सीरीज आ रही है म्यूचुअल फंड वीडियोस की क्लासिफिकेशन कैटेगरी वाइज, उसमें ये वीडियो मुझे सबसे पसंद है और आई थिंक लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस बार हमने कौन से फंड्स चूज किए हैं इस कैटेगरी में, चलिए समझते हैं। दिस इज प्रांजल कामरा। आज हम जानेंगे इंडिया के बेस्ट फंड्स इन लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप एंड मल्टी कैप कैटेगरी। दो इंपॉर्टेंट बातें। पहला कि जो भी म्यूचुअल फंड्स ने इस बार हमारी बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट में अपना नाम पाया है, हमारा उनसे किसी भी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट फीस नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई भी हमें बेनिफिट नहीं होता है उन फंड्स को रिकमेंड करके। ना हम उन फंड्स से कभी कॉन्टैक्ट करते हैं, ना उन्होंने हमसे कभी कांटेक्ट किया है कि हमें इस लिस्ट में डालो। इनफैक्ट जो इस तरह का कांटेक्ट करेगा या किया होगा वो इस लिस्ट में कभी नहीं आएगा। ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, अच्छा परफॉर्मेंस और जो मेरिट पे इस लिस्ट पे आ सके, हमेशा इस लिस्ट में वही फंड्स आएंगे। आपके साथ पैसे लेके गलत फंड रिकमेंड करना ये इस चैनल पे कभी नहीं होने वाला है। अब इस बार जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सिर्फ मैं आपको नाम बता दूं और बोल दूं मुझे ये फंड या हमारी टीम को ये फंड पसंद है, ये करना इस साल से नहीं होगा। हम आपको लेके जाएंगे रीजनिंग्स के बीच कि कई 100 फंड्स होते हैं ना हर कैटेगरी में, कैसे हमने एलिमिनेट किया, कैसे हमारे पसंद के फंड तक पहुंचे, पूरे प्रोसेस तक लेके जाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। और जब आप अपने लिए कोई सही फंड चुन रहे हैं तो आपके पास लॉजिक और मेंटल मॉडल्स रहे कि क्यों ये फंड अच्छा है, क्यों ये फंड बुरा है। सिर्फ नाम ना रहे, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड टिप देना मकसद नहीं है। मकसद ये है कि आप खुद अच्छे से अच्छे म्यूचुअल फंड्स चुन सकें, सारी इंफॉर्मेशन जो आजकल इतनी सारी अवेलेबल है वो जानने के बाद। तो इन डेप्थ मैं आपको हमारी टीम ने 2 महीनों की मेहनत से कैसे इन फंड्स तक पहुंची, वो पूरे प्रोसेस तक मैं आपको लेके जाऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। अब आज क्योंकि 3 कैटेगरीज सवालों के घेरे में थी, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, खास करके मल्टी और फ्लेक्सी में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हमें पहले ये डिसाइड करना था कि इन तीनों कैटेगरीज में से क्या हम तीनों में एक फंड रिकमेंड करने वाले हैं या फिर हमारे कोई फेवरेट्स हैं या लॉजिकली कोई कैटेगरी किसी दूसरी कैटेगरी से बेटर है। तो पहले वी कंपेयर्ड फ्लेक्सी कैप वर्सेस मल्टी कैप। अब थ्योरेटिकली फ्लेक्सी कैप इज अ बेटर कैटेगरी। इसका लॉजिक क्या है? फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम है कि वो जिस क्लास में चाहे उस क्लास की कंपनियों को उठाए। यानी वो चाहे तो ज्यादातर पैसा लार्ज कैप में डाले, वो चाहे तो ज्यादातर पैसा मिड कैप में डाले, चाहे तो ज्यादातर पैसा स्मॉल कैप में डाले। यानी उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, उसके पास फ्रीडम है, वो अपनी क्रिएटिविटी, टैलेंट को दिखा सकता है। अब ये बहुत अच्छी बात है अगर फंड मैनेजर अच्छा है, और बुरी बात है अगर फंड मैनेजर बुरा है। लेकिन अगर फंड मैनेजर बुरा है तो वो तो मल्टी कैप में भी बुरा कर सकता है, वो लार्ज एंड मिड कैप में भी बुरा परफॉर्मेंस कर सकता है। तो हमें ये देखना है कि अच्छे फंड मैनेजर को आउट परफॉर्म करने का स्कोप कौन सी कैटेगरी में ज्यादा है, क्योंकि बुरा फंड मैनेजर तो हर कैटेगरी में रायता ही फैलाएगा। अच्छा फंड मैनेजर आउटशाइन किस कैटेगरी में कर सकता है? क्योंकि जब हम एक्टिव फंड्स की बात कर रहे हैं तो हम एक्टिव फंड्स में जा इसलिए रहे हैं कि वी बिलीव कि इंडिया में आज भी मार्केट्स में इतनी मिसप्राइसिंग और मिस इंफॉर्मेशन है कि एक फंड मैनेजर अगर वो अच्छा है तो वो उस प्राइस गैप्स को आइडेंटिफाई करके एक्सप्लॉइट करके फंड को अच्छा रिटर्न लाके दे सकता है। और ये विश्वास लार्ज कैप कैटेगरी में हमें नहीं है। साइंटिफिकली हमने पिछले वीडियो में बताया क्यों। इस कैटेगरी में है। वी ट्रस्ट कि अभी भी इंडिया में अच्छे फंड मैनेजर्स इन दिस कैटेगरी मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो उस आउट परफॉर्मेंस का स्कोप सबसे ज्यादा कहां है? फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। इसलिए भी डिसाइडेड कि एक फंड तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होगा। और इसके बाद बारी आई मल्टी कैप वर्सेस लार्ज एंड मिड कैप। अब इन दोनों कैटेगरी में डिफरेंस क्या है? मल्टी कैप का मतलब है, सेबी ये कहता है
कि उस स्कीम में, मल्टी कैप स्कीम में 25% पैसा, 100 रुपए में से 25 रुपए लगेगा लार्ज कैप कंपनियों में, 25 रुपए लगेगा मिड कैप कंपनियों में और 25 रुपए लगेगा स्मॉल कैप में। बाकी 25 वहां फंड मैनेजर को जो करना है करे, वो चाहे तो कैश रखे, वो चाहे तो इनमें से किसी भी कैटेगरी में जहां उसको एलोकेट करना है वो करे, यानी फ्रीडम वो 25% की है। वहीं लार्ज एंड मिड कैप में कैसा है, इसमें लार्ज कैप और मिड कैप में एलोकेशन बढ़ जाता है, यानी फंड मैनेजर को कम से कम 100 रुपए में से 35 रुपीज लार्ज कैप में डालने हैं, कम से कम 35 रुपीज मिड कैप में डालने हैं और बाकी 30 वो चाहे तो लार्ज कैप में डाले, मिड कैप में डाले या चाहे तो स्मॉल कैप में डाले। यानी इस वाली कैटेगरी में लार्ज एंड मिड कैप में थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाती है, क्योंकि लार्ज कैप में कम से कम 35% का एलोकेशन तो होना ही है। तो जब मैं इन दोनों कैटेगरी को कंपेयर करता हूं और साथ में फ्लेक्सी कैप को भी कंपेयर करता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मल्टी कैप कैटेगरी है ना, ये कहीं फंस गई है। क्योंकि अगर मुझे रिस्क थोड़ा एवर्स रहना है, रिस्क से बचना है, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी बेटर है। इसमें स्मॉल कैप का एलोकेशन भी नहीं है और लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा सा ज्यादा है। और अगर मुझे फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी देनी है कि तुझे जो करना है वो कर, तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बेटर है। तो मल्टी कैप का एग्जिस्टेंस मुझे अभी बहुत रिलेवेंट नहीं लग रहा, इसलिए इस साल कोई भी मल्टी कैप फंड लिस्ट में नहीं है। और जब हमने कंपेयर भी किए तो ये पाया लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप को कि शायद बहुत थोड़े से मार्जिन से मल्टी कैप फंड के रिटर्न्स कई बार ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रिस्क ज्यादा है इसमें। जैसा मैंने आपको बताया, लार्ज एंड मिड कैप में लार्ज कैप को एलोकेशन ज्यादा है, मिड कैप को भी एलोकेशन ज्यादा है, 70% पैसा तो यहीं लग गया। लेकिन मल्टी कैप में मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप में लगता है, शायद बाकी 25% भी लग जाए। तो मल्टी कैप कैटेगरी में ना शायद 50% तक पैसा स्मॉल कैप में लग सकता है। तो रिस्क ज्यादा है और इस रिस्क को लेके थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न ये फंड्स कई बार लेके आते हैं। लेकिन अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो लेके चलूं, यानी कितना एक्स्ट्रा रिस्क लिया एक्स्ट्रा रिटर्न लाने के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न्स मल्टी कैप कैटेगरी लेके आई ना, ये हमें जस्टिफाइड नहीं लगा। और हमेशा फिनोलॉजी में हमें पहले सेफ्टी चाहिए, बाद में रिटर्न्स चाहिए। पहले तो मैंने जो पैसा लगाया उसको सेफ रखो, फिर बढ़ाओ 2 रुपए कम भी तो चलेगा। तो इस अप्रोच से जाते हुए हमने एक लार्ज एंड मिड कैप फंड इस साल लिया है और एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लेक्सी कैप में वो फंड कौन सा है। अब फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जब हम एनालाइज किए तो 80 फंड्स थे, 80 फंड्स अवेलेबल थे, जिसमें से कुछ ही फंड्स अपने बेंचमार्क को, जो निफ्टी 500 है, उसको बीट कर सके। अब ये कैटेगरी 3 साल पुरानी है, तो हमने 3 साल का परफॉर्मेंस बेंचमार्क लिया। अब इसमें जो इंडेक्स है उसने 20% पर ईयर का रिटर्न दिया है, 20% CAGR को। ये इंडेक्स को ही बीट 80 में से सिर्फ 24 फंड्स कर पाए, यानी 70% से ज्यादा फंड्स तो इंडेक्स को बीट ही नहीं कर पाए। और इसके बाद जो 24 फंड्स ने इंडेक्स को बीट किया, वो हमेशा कर पाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। अब ये जो 24 फंड्स है ना, इन्होंने रिटर्न तो ले आया, लेकिन क्योंकि फ्लेक्सी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, तो हमें एक चीज ये भी देखनी थी कि ये रिटर्न कैसे आया। क्या बहुत ज्यादा रिस्क लेके आया? क्योंकि इंडेक्स है निफ्टी 500, उसमें 500 बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन हो सकता है फंड मैनेजर 1000वीं स्मॉल कैप माइक्रो कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके रिटर्न ला रहा हो। तो ऐसे रिटर्न से हमें डर लगता है। ज्यादा रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न कोई भी ला सकता है। सेम या लोअर लेवल ऑफ रिस्क लो और फिर ज्यादा रिटर्न लाके दिखाओ ना। तो जब इस पैरामीटर में हमने चेक किया, शार्प रेशो कैसा था, स्टैंडर्ड डिविएशन कैसा था, बीटा कैसा था, तरह तरह के मैट्रिक्स यूज हुए, तो समझ में आया कि इन 24 फंड्स में से सिर्फ 9 फंड्स ऐसे हैं जो बराबर या कम रिस्क लेके, इंडेक्स के बराबर या कम रिस्क लेके उससे ज्यादा रिटर्न लेके आ रहे हैं। बाकी फंड्स ज्यादा रिटर्न लाने के लिए, ये कैटेगरी ऐसी है ना, क्रिएटिव लोग कुछ भी करेंगे, थोड़ी सी डेंजरस कैटेगरी है, ज्यादा फ्रीडम भी डेंजरस होती है। तो यहां फंड मैनेजर का रोल बहुत जरूरी है। तो यानी कि हमें यह देखना था कि जिस साल वो नहीं करेंगे इंडेक्स को बीट, उस साल क्या कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्या कुछ साल वो बीट करेंगे इस चांस के बेसिस पे, इस होप के बेसिस पे। कई फंड्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं क्योंकि वो उस साल अपनी फीस कम नहीं करेंगे जिस साल वो इंडेक्स को बीट नहीं करेंगे। तो मुझे परफॉर्मेंस टू फीस रेशो भी देखना है। तो हमने एक पैरामीटर सेट किया कि हम उन्हीं फ्लेक्सी कैप फंड्स को इंक्लूड करेंगे जिनकी फीस यानी टोटल एक्सपेंस रेशो 0.75% से कम है डायरेक्ट प्लान्स के लिए। इसके बाद फीस की बात आती है। तो जब ये मैट्रिक भी आ गया तो केवल 9 में से 4 फंड्स बचे जिनमें से हमें चूज करना था। ये चारों फंड्स अब आपके स्क्रीन पर हैं। ये क्यों आपके स्क्रीन पर हैं? क्योंकि ये चारों फंड्स डिसेंट चॉइसेस हैं, अच्छी चॉइसेस हैं। 80 में से ये 4। उसके बाद हम एक कदम और आगे बढ़े। फंड की हिस्ट्री,
एएमसी की हिस्ट्री, फंड मैनेजर का परफॉर्मेंस और हमारी हिस्ट्री भी। तो फिर से पिछले 6 सालों की तरह इस साल भी कैटेगरी विनर आया पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि एएमसी की रेप्यूटेशन, इन्होंने अपने नाम को मिंट करने के लिए सिर्फ स्कीम्स लाते जाओ, एक्सपेंस रेशियो कमाते जाओ, ऐसा नहीं किया। आज भी इनके फंड्स लिमिटेड हैं, मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी है, फंड मैनेजमेंट टीम में स्टेबिलिटी, और तीसरा, लाखों इन्वेस्टर्स ने इंडिया में इन वीडियोस को, इस लिस्ट को पिछले 6 सालों में देख इन फंड्स को सिलेक्ट किया होगा। तो जब इस फंड में कुछ चेंज नहीं हुआ है, कुछ बुरा नहीं हुआ है, तो उनके पोर्टफोलियो में शिफ्टिंग हो जाए, वो घबरा जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ी कंसिस्टेंसी वी शुड ऑल्सो मेंटेन इफ वी आर आंसरेबल टू आवर व्यूअर्स। तो ये सारे कारणों से इस कैटेगरी में फिर से इस साल का विनर 7वीं बार लगातार जो इस लिस्ट में हमेशा से है, वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। अब अगली कैटेगरी, लार्ज एंड मिड कैप फंड। अब इसमें भी प्रोसेस वही था। स्टेप नंबर 1, इस कैटेगरी में 30 फंड्स थे, कितनों ने अपने बेंचमार्क को बीट किया, उसी में ना 80% से ज्यादा फंड्स बाहर हो गए। 30 में से सिर्फ 5 फंड्स ऐसे थे जिन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट किया। स्टेप नंबर 2, किसने लोअर या सेम लेवल ऑफ रिस्क लेके बीट किया, ज्यादा रिस्क नहीं लिया, एक फंड और एलिमिनेट हो गया, 4 फंड बचे। फिर आया एक्सपेंस रेशियो, किस फंड का एक्सपेंस रेशियो इज रीजनेबल, 4 में से 3 फंड बचे। ये तीनों ही फंड अब आपके स्क्रीन पर है, तीनों अच्छी चॉइसेस हैं, 30 में से 3 को चूज किया गया है, आपके स्क्रीन पर ट्रांसपेरेंटली है। तो इस साल का विनर भी है कोटक का इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जब कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, तो वी आर स्टिकिंग विद कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। अब 2 दिन बाद आने वाला है इंडियाज बेस्ट ELSS या टैक्स सेवर फंड। अब ये तो हो गया म्यूचुअल फंड, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इंडिया के बेस्ट स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू आवर टीम फॉर 2024 कौन से हैं, तो ये लिस्ट रिलीज हो रही है जनवरी 2024 में। लेकिन इसका डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ये मिल जाए लिस्ट जब ये रिलीज हो, उसके लिए आप प्री रजिस्टर कर सकते हो, ताकि दूसरों के मुकाबले आपको 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा जब ये लिस्ट आएगी। तो आप प्री रजिस्टर कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन्ड कमेंट में फिनोलॉजी 30 का लिंक है, वहां जाके आप प्री रजिस्टर कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर ये आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगले कुछ दिनों में लगातार म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियोस आएंगे, वो आपसे मिस ना हो उसके लिए बेल आइकन को दबाइए, और ऑल नोटिफिकेशंस इस चैनल से आपको मिलते रहे उसके लिए नोटिफिकेशंस को ऑन करिए। दिस इज प्रांजल कामरा, मिलते हैं 2 दिन में, बाय बाय।